नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत माता के सपूत नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में यह भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक है। ओलंपिक इतिहास में आज तक भारत ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कोई भी स्वर्ण पदक कोई भी पदक नहीं जीता था। मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे थे और वो किसी भी पदक से वंचित रहे थे। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जिसमें भारत ने जीता अपना पहला स्वर्ण पदक। व्हाट इज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इन विच इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल। तो आइए देखते हैं ट्रैक एंड फील्ड क्या है। ट्रैक एंड फील्ड एक स्पोर्ट है जिसमें एथलीट्स जो हैं वो प्रतिभागी के रूप में भाग लेते हैं और यहाँ पर उनके दौड़ने, कूदने और फेंकने के कौशल का परीक्षण होता है। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट क्या एथलेटिक्स जैसा होता है? तो नहीं दोस्तों, एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड के अलावा रोड रनिंग जिसमें कि रोड पर सड़क पर दौड़ते हैं वह शामिल होता है। क्रॉस कंट्री रनिंग जिसमें कि एक प्राकृतिक वातावरण में धूल और घास पर दौड़ते हैं, मिट्टी और घास पर दौड़ते हैं, उसे वो है क्रॉस कंट्री रनिंग। और तीसरा है रेस वॉकिंग। रेस वॉकिंग दौड़ने से अलग है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ी का एक पैर हमेशा जमीन के संपर्क में रहना चाहिए और यदि उसे 3 जज अलग अलग मौकों पर देख लेते हैं कि उसने खेल के नियम का उल्लंघन किया है, यानी उसका पैर जमीन से ऊपर सट है, किसी भी समय में दोनों पैर जमीन से ऊपर है, तो ऐसे उल्लंघन के लिए उसे अगर 3 जज अलग अलग बार एक एक कार्ड दे देते हैं, यानी 3 कार्ड रेड कार्ड उसे मिल जाते हैं, तो वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों, जब 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर की दूरी केवल बची हुई हो और खिलाड़ी से ऐसी भूल हो जाती है और वह मेडल से वंचित रह गया है, तो यहाँ पर दोस्तों एक जज जो है वह केवल एक बार ही उसे रेड कार्ड दे सकता है और 3 रेड कार्ड मिलने पर वह खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आमतौर पर इसमें 3 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, लेकिन समर ओलंपिक में, ग्रीष्म ओलंपिक जो अभी टोक्यो में चल रहे हैं, वहां पर 20 किलोमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए प्रतियोगिता का आयोजन होता है और पुरुषों के लिए एक और प्रतियोगिता का आयोजन होता है जो 50 किलोमीटर की दूरी जिसमें तय की जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका नाम ट्रैक एंड फील्ड क्यों है। तो दोस्तों, ट्रैक एंड फील्ड इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैक होता है जिस पर कि दौड़ और इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं और एक ग्रास फील्ड होता है जिस पर कि दूसरी प्रतियोगिता आयोजित होती है। ट्रैक और फील्ड, यहाँ घास का मैदान फील्ड है और ट्रैक है, इसलिए इसे ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं रनिंग के इवेंट्स के बारे में, दौड़ने के इवेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, रनिंग के इवेंट्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। स्प्रिंट होता है जिसमें कम दूरी की तय की जाती है, मिडिल डिस्टेंस रनिंग होती है, मध्यम दूरी की दौड़ होती है, लंबी दूरी की दौड़ होती है और हर्डलिंग होता है जिसमें कि बाधा दौड़ होती है। ओलंपिक में पुरुषों और महिलाओं के लिए 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, 1500 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर की दौड़ होती है। और पुरुषों के लिए जो बाधा दौड़ होती है दोस्तों वो 110 मीटर की होती है, ध्यान रखेंगे, 110 मीटर की पुरुषों के लिए होती है और महिलाओं के लिए 100 मीटर की होती है यह दौड़, बाधा दौड़। और पुरुषों और महिलाओं के लिए 400 मीटर की बाधा दौड़ होती है और 3000 मीटर की भी एक स्टीपल चेज होती है। पुरुषों और महिलाओं के लिए 4 गुने 100 मीटर का रिले दौड़ भी होता है और 4 गुने 400 मीटर का रिले दौड़ भी होता है। और अब तो दोस्तों 4 गुने 400 मीटर का मिक्स्ड रिले भी टोक्यो ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर यह जानने की जरूरत है कि ओलंपिक का जो स्टेडियम जहाँ पर यह एथलेटिक ट्रैक होता है वह 400 मीटर का एक अंडाकार ट्रैक होता है और जो 100 मीटर की दौड़ होती है उसी से पता चलता है कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी कौन है। यहाँ पर 100 मीटर की दौड़ एकदम सीधी दौड़ होती है, एकदम सीधी रेखा में यह दौड़ होती है। और 1896 के एथेंस ओलंपिक्स में जिम हाइंस जो अमेरिका के ओलंपियन थे उन्होंने 12 सेकेंड में यह दूरी तय की थी। उसके बाद 1968 में मैक्सिको ओलंपिक से यह समय 10 सेकेंड से भी कम होता गया है। वर्तमान में जो यह रिकॉर्ड सबसे तेज दौड़ने का जो रिकॉर्ड है वह उसेन बोल्ट के नाम है, जो जमैका के खिलाड़ी हैं। उन्होंने 9.58 सेकेंड में यह दूरी 2009 के IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में तय की थी। 3000 मीटर का स्टीपल चेज, उसमें खिलाड़ियों के सामने
ट्रैक पर 5 चुनौतियां होती हैं, 5 बाधाएं होती हैं जिन्हें उन्हें पार करना होता है। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए जो बाधा होती है उसकी ऊंचाई अलग अलग होती है। पुरुषों के लिए यहाँ 36 इंच होती है और महिलाओं के लिए वहीं 30 इंच की यह बाधा होती है। और इसमें से एक बाधा होती है जिसमें वाटर जंप करना पड़ता है, यानी पानी में कूद लगानी पड़ती है। टोक्यो में 4x400 मीटर का रिले, मिक्स्ड रिले भी शामिल कर लिया गया है, यानी इसमें 2 पुरुष खिलाड़ी होंगे और 2 महिला खिलाड़ी होंगे। रनिंग के जो लंबी दूरी के इवेंट होते हैं अब उन्हें हम लोग जान लेते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए ओलंपिक में 20 किलोमीटर का रेस वॉक होता है और मैराथन होता है पुरुषों और महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए एक अलग से दौड़ होती है, वह है 50 किलोमीटर की रेस वॉक। इसकी कहानी की शुरुआत होती है, मैराथन इवेंट की शुरुआत होती है मैराथन के युद्ध के मैदान से। जब पर्सिया के सेना पर जीत हुई एथेंस की, तो वहां एक सैनिक, युवा सैनिक दौड़ता हुआ 5वीं सदी बीसी में, 5वीं ईसा पूर्व में वह दौड़ता हुआ मैराथन से एथेंस पहुंचा और उसने बताया कि हम लोग जीत चुके हैं, वी हैव वॉन। और उसके बाद वह गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इस बैटलफील्ड जो मैराथन का युद्ध का मैदान था, इसी से इस खेल का नाम भी मैराथन दौड़ पड़ा है। और 1896 के एथेंस ओलंपिक से यह हर खेल का, हर गेम का हिस्सा रहा है। लॉस एंजलिस के 1984 के मैराथन, लॉस एंजलिस 1984 के ओलंपिक में वुमेन्स मैराथन, महिलाओं का भी मैराथन शामिल कर लिया गया। और यह ओलंपिक इवेंट्स का एक बहुत ही आइकॉनिक इवेंट है। मैराथन इवेंट पहले 40 किलोमीटर की दूरी इसमें तय की जाती थी, लेकिन 1908 में यह दूरी थी 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज। इसे ही 1921 में IAAF ने एक मानक दूरी माना और अब जो मैराथन की दूरी होती है वह होती है 42.195 किलोमीटर या दूसरे शब्दों में कहें तो 26 मील 385 गज की दूरी। दोस्तों, रेस वॉकिंग जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर खिलाड़ी का एक पैर हमेशा सटा हुआ होना चाहिए और यहाँ पर घुटने कब मोड़ने हैं इसके बारे में भी नियम बने हुए होते हैं। रेस वॉकिंग आमतौर पर 3500 मीटर की होती थी 1908 के लंदन ओलंपिक में, और अब यह रोड पर यह आयोजित किया जाता है। पहले ट्रैक पर आयोजित होता था और यह ऐसा तब कब से हुआ है, तो ऐसा लॉस एंजलिस के 1932 के ओलंपिक से यह शुरू हुआ है। यहाँ पर खिलाड़ियों को सड़क की सतह, सड़क की ऊंचाई नीचाई, पानी कहाँ मिल रहा है उससे, और मौसम, इन सब चीजों, इन सब तत्वों का ख्याल रखना पड़ता है। और इसी के आधार पर उनके कोच अपनी जीत की रणनीति बनाते हैं। यहाँ पर मनोविज्ञान का भी खेल होता है, क्योंकि कई बार कई दूसरे खिलाड़ी मिलकर अपने प्रतिद्वंदी को रेस ट्रैक से किनारे कर देना चाहते हैं या उनके खिलाफ दूसरे तरह की योजनाएं बनाते हैं। और ये सब चीजें मान्य हैं खेल में, क्योंकि इससे खेल का मजा दर्शकों के लिए और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं जंपिंग इवेंट्स के बारे में, कूदने वाले इवेंट्स के बारे में। और कूदने वाले इवेंट्स के बारे में देखिए तो हाई जंप होता है। हाई जंप पुरुषों और महिलाओं के लिए होता है। पोल वॉल्ट होता है पुरुषों और महिलाओं के लिए, और पुरुषों और महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप होता है। हाई जंप में जब पुरुष 2.4 मीटर से अधिक ऊंचाई करे और महिलाएं 2 मीटर से अधिक ऊंचाई तय करती हैं तो खेल में और भी मजा आने लगता है। आजकल जो खिलाड़ी जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं कूदने के लिए हाई जंप में, उसे कहते हैं फर्स्ट बड़ी फ्लॉप। इसे 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में स्वर्ण विजेता डिकी फॉसबरी जो यूएसए के थे उन्होंने अपनाया था, और उसके बाद से अधिकांश प्रतियोगी इसी तकनीक को अपनाते हैं, क्योंकि इस तकनीक में वो सबसे पहले इस डंडे को सिर के माध्यम से पहले पार करते हैं और उसके बाद उनका पैर निकलता है और इससे वो ज्यादा दूरी, ज्यादा ऊंचाई तय कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोल वॉल्ट के बारे में, जहां पर एक डंडे की मदद से खिलाड़ी एक ऊंचे बार को पार करते हैं। और टोक्यो ओलंपिक 1964 से ग्लास फाइबर पोल का प्रयोग शुरू हो गया और यहां से खिलाड़ियों का प्रदर्शन और भी बेहतर हो गया। अब तो खिलाड़ी प्लास्टिक पोल्स का प्रयोग करते हैं जो ग्लास के फाइबर से रीइंफोर्स्ड होता है और कार्बन फाइबर से बना हुआ होता है। वैसे पोल्स का प्रयोग करते हैं और वो अपने हिसाब से उसकी कितना हल्का होना चाहिए या कितना मजबूत होना चाहिए यह निर्धारित करते हैं। लेकिन अगर 3 बार वो असफल हो जाते हैं या वॉल्ट में तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप में खिलाड़ी को दौड़ते हुए हॉप
करना पड़ता है। और जो पहला लैंडिंग वहाँ पर एक वुडन बार होता है, वुडन बोर्ड होता है, वहाँ से वह कूदता है। कूदने पर पहला पैर उसकी धरती पर सटती है, फिर अगला पैर अगले कूद में सटता है और फिर वहां से जो वह कूद लगाता है तो वह बालू में कूदता है। और इस वुडन बोर्ड से जो बालू तक, जहां तक उसका शरीर का सबसे पिछला भाग बालू को टच किया, उस दूरी को वह जितनी दूरी तय करता है उसे ट्रिपल जंप की दूरी माना जाता है और इसके आधार पर विजेता का निर्णय होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लॉन्ग जंप से ट्रिपल जंप इस मायने में अलग है कि यहाँ पर खिलाड़ी को पहली कूद में एक बोर्ड से कूदनी पड़ती है। वहां पर उसे पहला कूद में एक पहला पैर टच करता है धरती को और दूसरे कूद में दूसरा पैर टच करता है और फिर उसके बाद वह बालू में कूदता है, जबकि लॉन्ग जंप में वह सीधे कूद सकता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं फेंकने के इवेंट्स के बारे में। तो फेंकने के इवेंट्स होते हैं 3 तरह के थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं। महिला 4 तरह के होते हैं। महिला और पुरुषों के लिए शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो और जैवलिन थ्रो। तो शॉर्ट पुट जो है उसमें पुरुष 7.26 किलो वजन का गोला और महिलाएं 4 किलो वजन का गोला हाथ में लेकर फेंकते हैं। और यहाँ पर भी नियम है कि गर्दन में ऐसे सटा कर रखना है और फिर फेंकना है। उसके बाद डिस्कस थ्रो होता है। तो खिलाड़ी के हाथों में एक डिस्कस, ये तस्तरी होती है, उस तस्तरी को फेंकते हैं और उन्हें एक गोले के अंदर रखकर, जो कि 2.5 मीटर का एक गोला, डायमीटर का गोला होता है, उस वहां पर उस गोल चक्कर से ही रखकर वो गोला फेंकते हैं। और यहाँ पर पुरुष 2.5 मीटर का यह चक्कर होता है और ये तस्तरी फेंकते हैं। पुरुषों के लिए 2 किलो का तस्तरी होती है और महिलाओं के लिए 1 किलो की तस्तरी होती है। हैमर थ्रो में 2.135 मीटर का एक चक्कर होता है और उनके पास एक हैमर होता है जो कि एक गोले से एक धागा तार बंधा हुआ होता है। उस तार को लेकर वो फेंकते हैं, गोले को फेंकते हैं। और यह गोले के जैसा ही जो शॉर्ट पुट में जितने वजन का गोला होता है उतने वजन का ही यहाँ भी हैमर होता है। यहाँ 7.26 किलो पुरुषों के लिए और 4 किलो महिलाओं के लिए होता है। अगर कोई खिलाड़ी 80 मीटर तक की दूरी तय करा देता है तो यह एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो में भाला फेंका जाता है और यही एक फेंकने का इवेंट है जिसमें खिलाड़ी दौड़ता हुआ आता है और वह फिर फेंकता है। यह बहुत ही रोचक और मजेदार खेल होता है। यहाँ पर अगर कोई खिलाड़ी 90 मीटर तक फेंक देता है भाले को तो यह उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यहाँ पर पुरुष 800 ग्राम का भाला लेकर और महिलाएं 600 ग्राम का भाला लेकर फेंकती हैं। और इस खेल में फिनलैंड ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। किसी भी देश के द्वारा जितने इस खेल में पदक, जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में जितने पदक जीते गए हैं उसका 3 गुना से भी अधिक पदक ओलंपिक मेंस जैवलिन मेडल जो है वो फिनलैंड के नाम है 22। यहाँ पर एक चीज और जानने वाली बात है कि अगर भाला फेंक में खिलाड़ी का भाला की नोक पहले जमीन पर नहीं लैंड करती है तो वह फॉल माना जाता है। या अगर खिलाड़ी अपने भाले के जमीन पर टच करने से पहले अपने अप्रोच एरिया को छोड़ देता है तो भी उसका जो भाला फेंक है उसे एक फॉल मान लिया जाता है। आगे हम लोग जानते हैं अब कंबाइंड इवेंट्स के बारे में। तो कंबाइंड इवेंट्स हैं डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन, यह डेकाथलॉन पुरुषों के लिए होता है ओलंपिक में, हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए होता है। देखिए पहले पेंटाथलॉन होते थे, इसमें 5 इवेंट होते थे। हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट होते हैं और डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं। और इससे पता चलता है कि विश्व का कौन सा सबसे महान ऑलराउंड एथलीट है। और इसकी खोज तो ग्रीस के ओलंपिक गेम से शुरू हुई थी। प्रारंभ में ही, एंशिएंट समय से ही 708 बीसी में पहला पेंटाथलॉन आयोजित हुआ था जिसमें लॉन्ग जंप, डिस्कस, जैवलिन, स्प्रिंट और रेसलिंग थे। और महिलाओं के लिए 1964 के टोक्यो ओलंपिक में पहली बार पेंटाथलॉन को शामिल किया गया था। इसमें 5 इवेंट होते थे और बाद में जैवलिन और 800 मीटर की दौड़ को इसमें शामिल कर लिया गया लॉस एंजलिस 1984 के ओलंपिक में। और ये हेप्टाथलॉन हो गया और तब से ये हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए जारी है। ये इवेंट जो है 2 दिन में होते हैं। पुरुषों का जो डेकाथलॉन होता है वो डे 1 में
100 मीटर लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर की दौड़ होती है। डे 2 में 110 मीटर की हर्डल होती है, डिस्कस थ्रो होता है, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर की दौड़ होती है। और महिलाओं के लिए भी 2 दिन में होता है ये हेप्टाथलॉन। पहले दिन होता है 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, शॉर्ट पुट 200 मीटर, दूसरे दिन लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो 800 मीटर की दौड़ होती है। यहाँ पर खिलाड़ियों को अलग अलग डिसिप्लिन में जो उनको अंक मिलते हैं उसके आधार पर एक स्कोरिंग टेबल बनता है और सारे अंकों को जोड़कर जो खिलाड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसे ही सबसे अधिक अंक जिसे आते हैं वही विजेता माना जाता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं टीम इवेंट्स के बारे में। तो टीम इवेंट्स जो है आमतौर पर हम लोगों ने देखा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं जहाँ खिलाड़ी अकेला खिलाड़ी जीत के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है। लेकिन रिले इवेंट जो है वह टीम इवेंट है, इसमें 4 टीम मेंबर्स होते हैं और आमतौर पर पहले केवल पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग टीम होती थी जिसमें केवल पुरुष होते थे या केवल महिलाएं होती थी। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले शामिल कर लिया गया है जिसमें 2 महिलाएं होंगी और 2 पुरुष खिलाड़ी होंगे। ये है एक नई बात है। अब हम लोग कुछ और तथ्य जान लेते हैं ट्रैक एंड फील्ड के बारे में। हम लोगों ने देखा कि यह एक एंशिएंट स्पोर्ट है जो कि ग्रीस में एंशिएंट ओलंपिक गेम जो शुरू हुए थे उस समय ही इसका हिस्सा था और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसका नाम अक्टूबर 2019 में पड़ा है और उससे पहले इसका नाम था IAAF 1912 के 17 जुलाई को स्थापित हुआ था और 2001 तक इसका नाम इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन रहा। जबकि 2001 में इसने अपना नाम तो IAF ही रखा एब्रिविएशन, लेकिन नाम का विस्तार बदल दिया और रहा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है जो फ्रांस के नजदीक एक स्वतंत्र राज्य है और इसके सदस्य अभी 214 फेडरेशंस हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा, आपने ट्रैक एंड फील्ड के बारे में जीता होगा और आप सबों को एक बार फिर से बधाई कि हमारे देश के सपूत नीरज चोपड़ा ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार। और अगर मेरा प्रयास बहुत अच्छा लगा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें और अगर इच्छा है पसंद आ रहा हो मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।